तो कल की वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज की क्लास जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन है जो है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों की अगर हम माने या वैज्ञानिकों के अनुसार वाष्पोत्सर्जन जो है वह पादपों के लिए एक आवश्यक बुराई है। बुराई के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन पादपों के लिए लाभकारी भी है। कुछ मामलों में पादपों के लिए क्या है, लाभदायक भी है। आवश्यक बुराई क्यों है? क्योंकि आवश्यकता से अधिक जल जब बाहर निकल जाता है और अंत में पादप के पास जल की जब कमी हो जाती है तो पादप मुरझा जाता है और मर जाता है, इसलिए इसे आवश्यक बुराई कहा गया है। इसके अतिरिक्त ये लाभदायक क्यों है? क्योंकि पत्ती जो है उसका तापमान कम करने के लिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थों का वितरण भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त जल जो है उसका निष्कासन भी क्या है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है। पादपों में रसारोहण वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार से पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, लाभदायक है। तो वाष्पोत्सर्जन पादपों के लिए लाभदायक किस किस रूप में बताया मैंने आपको? अतिरिक्त जल का निष्कासन, खनिज पदार्थों का वितरण, रसारोहण का अपकर्षण, पत्ती का तापमान बनाए रखने में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बिंदु सराव। ठीक है, तो पहले ये बताएं आपको दोबारा कि आवश्यक बुराई, वाष्पोत्सर्जन आवश्यक बुराई क्यों है? आवश्यक बुराई क्यों है? क्योंकि अधिक मात्रा में जल निकल जाने से पादप मुरझा जाता है वह अंत में मर जाता है। अंत में क्या होता है, मर जाता है, इसलिए इसे आवश्यक बुराई कहा गया है। लाभदायक पॉइंट कौन कौन से बताए? पहला, पत्ती का तापमान बनाए रखने में। दूसरा, अतिरिक्त जल का निष्कासन। तीसरा, रसारोहण अपकर्ष में। चौथा, खनिज पदार्थों के वितरण में। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन जो है पादपों के लिए लाभदायक है। फिर हम पढ़ते हैं बिंदु सराव। क्या पढ़ते हैं? बिंदु सराव।
बिंदु स्राव क्या होता है? बिंदु स्राव। तो बिंदु स्राव की परिभाषा हम क्या देते हैं? पत्तियों के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव जो है वह बिंदु स्राव कहलाता है। तो पत्तियों के उपांतों से, पत्तियों के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव बिंदु स्राव कहलाता है। समझ में आया? बिंदु स्राव किसे कहा जाता है? तो पत्तियों के जो उपांत होते हैं उनसे जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव होना क्या कहलाता है? बिंदु स्राव। इस बिंदु स्राव के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आलू है, अरबी है, ब्रायोफिल्म है, वह कुछ घासें हैं। इनमें बिंदु स्राव स्पष्ट दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या बताए? आलू, अरबी, ब्रायोफिल्म, व कुछ घासों में सुबह के समय बिंदु स्राव स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये तो हो गई बिंदु स्राव की परिभाषा, और बिंदु स्राव को हम कहाँ देख सकते हैं उसके एग्जाम्पल। उसके बाद में हम देखते हैं कि बिंदु स्राव जो है वो कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, ये जल की हानि होती कैसे है। तो जैसे पत्ती है, ये पत्ती की मध्य सिरा है, ये सिराएं हैं। तो सिराओं के अंत पर, ये जो सिराएं हैं, इन सिराओं के अंत पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जलरंध्र कहते हैं, और प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष पर एक छोटा छिद्र होता है जिसे जल छिद्र कहते हैं। इस जल छिद्र के चारों ओर की जो कोशिकाएं हैं वे कोई गति नहीं करती हैं, इस कारण ये सदैव क्या है? खुले रहते हैं। तो ये पत्ती है, ये पत्ती की मध्य सिरा है और ये सिरा है। इन सिराओं के अंत पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को क्या कहते हैं? जल छिद्र कहते हैं। इस जल छिद्र के ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे इसे जलरंध्र कहते हैं, इसे जल छिद्र कहते हैं। इस जल छिद्र से ही क्या होता है? जल बाहर निकलता है। तो इस जलरंध्र के शीर्ष पर जो छिद्र होता है उसे जल छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के चारों ओर की जो कोशिकाएं हैं वे क्या होती हैं? कोई गति नहीं करती, इस कारण ये सदैव क्या होते हैं? खुले रहते हैं। जलरंध्र से अंदर की ओर, ये जलरंध्र की गुहा, इस जलरंध्र के अंदर की ओर की
मृदुतकीय कोशिकाओं का जो समूह है, इस कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एपीथेम कहते हैं। तो इस मृदुतकीय कोशिकाओं के समूह को कहते हैं एपीथेम। एपीथेम कहते हैं। इस एपीथेम का संपर्क जो है जाइलम की वाहिकाओं से होता है। किससे होता है? जाइलम की वाहिकाओं से होता है। जब जड़ द्वारा जल का अवशोषण होता है व वाष्पोषण की दर कम होती है तो जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? मूल दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे जल जाइलम वाहिकाओं से निकलकर एपीथेम की कोशिकाओं में आ जाता है। एपीथेम की कोशिकाओं में आ जाता है। इन कोशिकाओं के, कौन सी कोशिकाओं के? एपीथेम कोशिकाओं के संतृप्त हो जाने से, एपीथेम कोशिकाओं के संतृप्त हो जाने से जल छिद्रों से बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। अतः बिंदुस्राव मूल दाब के कारण उत्पन्न होता है। हम ये देखते हैं कि बिंदुस्राव से जो जल बाहर निकलता है वह शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक लवण घुले रहते हैं। तो बिंदुस्राव क्या होता है, समझ में आया? यानी पत्ती जो है उसकी शिराओं के अंत पर छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? जल रंध्र कहते हैं। इस जल रंध्र के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जल छिद्र कहते हैं। इस जल छिद्र के चारों ओर की जो कोशिकाएं हैं वो कोई गति नहीं करती, इस कारण ये छिद्र हमेशा क्या है? खुले रहते हैं। और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, जड़ों द्वारा जल अवशोषण होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, तो जल जो है वो क्या करता है? उसमें जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब उत्पन्न हो जाता है और मूल दाब उत्पन्न होने से जल जो है वो क्या करता है? इस एपीथेम कोशिकाओं में आ जाता है। और जब एपीथेम कोशिकाएं क्या करती हैं? संतृप्त हो जाती हैं, तो जल जो है वो सूक्ष्म बूंदों के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे बिंदुस्राव कहा जाता है। तो समझ में आया बिंदुस्राव क्या है? जल की यह हानि जल रंध्र से होती है। जो पत्ती की शिराओं पर पाए जाते हैं। जल रंध्र पर एक छोटा छिद्र होता है, जिसे जल छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के पास की कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती है, अतः ये खुले रहते हैं। अतः ये क्या करते हैं? खुले रहते हैं। अब जल रंध्र जो है, जल रंध्र के अंदर की ओर
मृदुतक की कोशिकाओं का समूह होता है जिसे एपिथेम कहते हैं। एपिथेम कहते हैं। इस एपिथेम का संपर्क, इस एपिथेम का संपर्क जाइलम वाहिकाओं से होता है। जाइलम वाहिकाओं से होता है। किससे होता है? जाइलम वाहिकाओं से होता है। जड़ों द्वारा जल का अधिक अवशोषण होना व वाष्पोत्सर्जन का कम होना, वाष्पोत्सर्जन का कम होना, जिससे जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? मूल दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे जल एपिथेम से निकलकर एपिथेम में आ जाता है व जल छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है। इसे बिंदु स्राव कहते हैं। इसे बिंदु स्राव कहते हैं। तो समझ में आया बिंदु स्राव क्या है? भाई ये जलरंध्र की संरचना है। इस जलरंध्र की संरचना में ये रंध्र गुहा है, ये निष्क्रिय द्वार कोशिका है, ये मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह है जिसे एपिथेम कहते हैं। इनके बीच में ये अंतरा कोशिकीय अवकाश है और ये क्या है? खंभ ऊतक है। खंभ ऊतक में ये जाइलम वाहिकाएं हैं। जब जल जो है अधिक अवशोषित होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, तो क्या होता है? इन जाइलम वाहिकाओं में मूलदाब उत्पन्न हो जाता है और मूलदाब उत्पन्न होने से क्या होता है? जल इन जाइलम वाहिकाओं से निकल कर कहाँ जाता है? यहाँ एपिथेम में आ जाता है। एपिथेम से जल जो है वो जल छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसे बिंदु स्राव कहा जाता है। ये तो हो गया बिंदु स्राव। उसके बाद में हम देखते हैं रस स्राव। क्या देखते हैं? रस स्राव क्या है?
रस स्राव। तो जाइलम वाहिकाओं में जब मूल दाब उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, मूल दाब उत्पन्न हो जाता है, तो उस मूल दाब के कारण जो रस है वह धनात्मक तनाव में रहता है, जिससे जाइलम वाहिकाओं के कटने या क्षतिग्रस्त होने पर रस जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रस स्राव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस स्राव कहा जाता है। तो परिभाषा क्या है रस स्राव की, पौधों के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर आना रस स्राव कहलाता है। होता कैसे है, पौधे की जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब उत्पन्न होता है, इस मूल दाब के कारण रस जो है वह धनात्मक तनाव में रहता है, धनात्मक तनाव में रहता है। तो जैसे ही कोई अंग जाइलम वाहिकाएं कट जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो जाइलम वाहिकाओं के कटने व क्षतिग्रस्त होने से रस का स्राव होने लगता है, जिसे रस स्राव कहा जाता है। रबर के वृक्ष से इसी प्रकार के रिसाव से क्या है, लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। तो क्या है, पौधे के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का स्राव रस स्राव कहलाता है, रस स्राव कहलाता है। कैसे होता है रस स्राव, पौधे की जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब के कारण रस धनात्मक तनाव में रहता है, जिससे जाइलम वाहिकाओं के कटने या क्षतिग्रस्त होने पर रस का स्राव रस स्राव कहलाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं रबर के वृक्ष से इस प्रकार के रस स्राव को लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, जिससे रबर बनता है, जिससे रबर बनता है। ठीक है, समझ में आया कि बिंदु स्राव क्या है, रस स्राव क्या है, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। तो इसी के साथ अपना अध्याय 7 जो है वह कंप्लीट हो जाता है।
कल की वीडियो क्लास में हम अध्याय 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो